गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के परावर्तन किस नियमों के द्वारा होता है समझाइए। देखना हमारे पास में क्या चार नियम है गोलीय दर्पण के लिए। कितने नियम है? चार नियम। अगर हमारे पास में अवतल दर्पण है इस प्रकार से, तो पहला नियम तो यह है कि अगर ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है, फोकस से ऊपर हो जाती है। पहला नियम। दूसरा नियम, चार नियम है, चारों नियम को हमें मालूम होना चाहिए। ऐसी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, अगर मान लिया जाए कि ये क्या है? फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर से आपतित होती है, देखिए वक्रता केंद्र से आपतित हुई तो उसी मार्ग से क्या हो जाती है? लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आपतित होगी, चाहे तो आप बोल सकते कि इधर से वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो उसी मार्ग से क्या होगी? लौट जाएगी। और चौथा नियम है, लास्ट नियम है, जो प्रकाश किरण अगर ध्रुवों पर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के साथ में जिस कोण से आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे क्या है? चार हमारे पास नियम है। फिर से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अवतल की बात कर रहे हैं, जो फोकस से हुई आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। और ध्रुवों पर जो आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण के लिए बोल सकते हो, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए किस प्रकार से बोलेंगे? मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है इस प्रकार से। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से हुई आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इस प्रकार से, ये इसका क्या है? फोकस है। इसी प्रकार से जो प्रकाश किरण फोकस की ओर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये ऐसा लगेगा कि इसके फोकस की ओर आपतित हो रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है। इसी प्रकार से इसका क्या है? फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। और इसी प्रकार से चार नियम है और हम जो प्रतिबिंब को बनाते हैं चारों नियम में से कोई भी दो नियम को अप्लाई करते हैं। चौथा नियम है, कोई अगर प्रकाश किरण उसके ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। एक पांचवा नियम तो सिंपल है कि जो मुख्य अक्ष से आपतित होती है तो उसी मार्ग में लौट जाती है। तो याद रहे, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है समझाइए। तो यहाँ पर देखना, ये पूरा का पूरा जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सारा का सारा टेबल क्या है, हम इसके बारे में समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण में जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में अवतल दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, सॉरी अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण बना दिया था मैंने। ये क्या है? अवतल दर्पण है, इसका क्या है? ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? फोकस है। वस्तु को पहले हमने अनंत पर रखा था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, फिर वक्रता केंद्र पर रखा, फिर दोनों के बीच में रखा, फिर फोकस पर रखा और फिर यहाँ पर रखा। क्या फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। कितनी स्थितियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 स्थिति है। और 6 स्थितियों में किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति है, किस प्रकार से वस्तु की स्थिति है और किस प्रकार से प्रतिबिंब का आकार बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं बेसिक में। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो टेबल दिखाई दे रहा है आपको, ये टेबल तभी बनेगा जब आपको हर स्थिति के बारे में डायग्राम बनाते आता है और स्थिति के बारे में हम समझ सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, इसके डायग्राम भी जरूर देखिएगा जो हम बेसिक में समझ चुके हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग बताइए। देखना अवतल दर्पण है, अब इसके कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। अच्छा, उपयोग के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इसकी एक खासियत है। देखना ये क्या है? ध्रुव है,
यहाँ पर अभी उपयोग समझ में आएगा, ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, हमें मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो कहाँ से आएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। और इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जो भी आएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी। कहने का मतलब जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है उसको एक बिंदु पर एकत्रित किया जा सकता है। तो आप टार्चे में देखना, जैसे टार्चे होता है ना, टार्चे का अंदर बल्ब लगा होता है, तो बल्ब के आसपास इस प्रकार से उत्तल दर्पण लगा होता है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है, तो वो क्या करता है कि जो बल्ब है उससे जो प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है, तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के मतलब फोकस पर एकत्रित हो जाती है। तो उसको फोकस एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए उत्तल अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो कहाँ किया जाता है, टार्च या सर्च लाइटों में या वाहनों के हेडलाइट से प्रकाश की शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पर क्या किया जाएगा कि जैसे इस पर जो भी आपतित प्रकाश किरणें होगी, जो कटोरी के जैसा होगा ना अंदर, तो वो क्या होगी, परावर्तित करने के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर क्या हो जाएगी, वो एकत्रित हो जाएगी। तो हम सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई वस्तु को अगर सर्च करना है तो वहां पर उपयोग कर सकते हैं। हेड लाइटों में भी आपने देखा होगा कि फोकस किया जाता है, कि रोड में किसी बिंदु पर फोकस किया जाता है ताकि रोड क्या हो जाएगी, स्पष्ट दिखने लगेगी। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो हजामती होते हैं दर्पण, वो क्या होते हैं कि हल्का सा वक्रता केंद्र इस प्रकार से बना होता है। रोगियों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या है, इसके द्वारा बड़ा देखा जा सकता है। सौर भट्टी में सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है, आपतित होती है, तो उसको एकत्रित करके एक बिंदु पर एकत्रित करके अधिक ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। तो सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बड़े अवतल दर्पण लगाए जाते हैं सौर भट्टी में। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। देखिए, हमने उत्तल दर्पण समझा और हमें मालूम है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जितनी वस्तु दूर रहेगी या अगर अनंत पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, एक बिंदु के आकार का बनेगा। और जैसे जैसे पास में आएगी तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल दो स्थितियां लेना है, एक तो अनंत पर लेना है और दूसरी स्थिति क्या, ध्रुव और अनंत के बीच में रहना है। बस दो स्थितियों के बारे में बताना है और इसके बारे में हम चैप्टर में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम समझ चुके हैं। अगर अनंत पर वस्तु रहेगी तो एक बिंदु के आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे वस्तु पास में आएगी वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा। आभासी क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे साइड में ये प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग लिखिए। अब उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहां पर किया जाता है, जो वाहन होते हैं उसके बगल में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को समझाइए। तो गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी सिंपल सी बात है। दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड की, बाएं साइड की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। दाएं साइड की जो दूरियां होती है क्या होती है, धनात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक, और इसके ऊपर अगर बनेगा तो इसको क्या लिया जाता है, धनात्मक। चाहे इधर ऊपर बने चाहे इधर ऊपर बने, कहीं पर भी ऊपर बने इस मुख्य अक्ष पर, तो ये सारी धनात्मक, और नीचे कहीं पर बने सारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यही चीजें यहाँ पर बताना है। और इसको याद रखने का तरीका यही है कि जो एक अक्ष है, एक्स डेश वाई, और ये क्या हो गया वाई डेश, सेम इसकी जैसी चिन्ह परिपाटी रहती है। सेम इसी प्रकार से कि इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो अलग से रखने की जरूरत नहीं है, ये निर्देशांक तल को याद रखना है। जैसी इसकी चिन्ह परिपाटी होती है वैसे उसकी भी चिन्ह परिपाटी होती है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन को समझाइए। तो इसके बारे में हमने अभ्यास में भी क्वेश्चन किया था।
तो हमें मालूम होना चाहिए कि दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है इसको u से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है, वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित किया जाता है, फोकस की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। और दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो बराबर सी होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई। और जैसा कि m इज इक्वल टू h डैश बाय h लिखा हुआ है और इज इक्वल टू द माइनस v डिवाइडेड बाय u। और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है क्या है, वास्तविक है। और आवर्धन क्या दिखाता है, आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है कि धनात्मक चिन्ह ये बताएगा कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी होने के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। हालांकि हमने इसका क्वेश्चन भी किया था, ठीक है।